नमस्कार, दृष्टि के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नए सेशन की शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन से। और प्रैक्टिस क्वेश्चन पिछले सेशन में हमने आपसे क्या पूछा था, एक बार देख लेते हैं। घूमने का शौकीन एक व्यक्ति विश्व भ्रमण पर निकलता है। वह लगातार 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ऐसे महाद्वीप में यात्राएं एवं निवास करता है जो प्राकृतिक दृश्यों से संपन्न है। मार्क कर लेते हैं। वह अपनी यात्रा स्वच्छ नदियां, झरने, झीलें, हिमाच्छादित पर्वत, द्वीप आदि को देखते हुए तथा मनोरम मौसम का आनंद लेते हुए पूर्ण करता है। एक दिन अपनी अविस्मरणीय यात्रा को याद करते हुए उसे ध्यान आता है कि यात्रा के दौरान किसी भी समय सूर्य उसके सिर के ठीक ऊपर नहीं आया। ठीक है, सवाल कितना इंटरेस्टिंग है। और ऑप्शन क्या है तो बताइए, वह किस महाद्वीप की यात्रा कर रहा था। ऑप्शंस हैं उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या यूरोप। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है यूरोप। कोई स्टूडेंट है रचना जी, उन्होंने लिखा है कि भाई साहब यूरोप गए थे। तो बिल्कुल भाई साहब यूरोप ही गए थे। अब भाई साहब यूरोप गए थे ये पता कैसे चला, तो देख लेते हैं। भाई साहब यूरोप गए थे ये हमें कैसे पता चला। देखिए, जब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि सूर्य उसके सिर के ठीक ऊपर नहीं आया, तो ज्योग्राफी में हम ये बात समझते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कर्क और मकर रेखा जो है, उन दोनों अक्षांशों के बीच में जब भी कोई देश या महाद्वीप होंगे तो वहां पर साल में कम से कम एक बार ऐसी सिचुएशन होगी कि जो सूरज है वो सर के ऊपर होगा। तो हमें इतना अंदाजा हो गया है, जिस भी महाद्वीप की बात हो रही है वो ऐसे महाद्वीप की बात हो रही है जो इन दो अक्षांशों के बीच में स्थित नहीं है, या तो इससे ऊपर है या इसके नीचे है। अब ऐसे 2 ही महाद्वीप हैं जो इन दोनों अक्षांशों के या तो ऊपर है या नीचे। कौन कौन से? यूरोप और दूसरा एंटार्क्टिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉर्थ अमेरिका का ये वाला हिस्सा कहाँ आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है। ठीक है, अब अफ्रीका भी नहीं है। बिल्कुल, अफ्रीका तो पूरा का पूरा इसी रीजन में आ रहा है ना। तो यूरोप और एंटार्क्टिका है। अब एंटार्क्टिका पहली बात हमारे ऑप्शन में नहीं है। दूसरी बात, अगर एंटार्क्टिका हमारे ऑप्शंस में होता भी तब भी यहाँ क्या दिया गया है कि वहाँ कैसे दृश्य हैं? प्राकृतिक दृश्य हैं, वहाँ पर्वत है, नदियां हैं, झरने हैं, झीलें हैं। तो ये सब अंटार्कटिका में नहीं है। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या है? यूरोप। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में ब्राजील ने निर्वनीकरण का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पर्यावरणविदों का मानना है कि अप्रैल 2022 में ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्र में 1.4 लाख फुटबॉल मैदानों के बराबर वनों का उन्मूलन कर दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट है। प्रश्न क्या है? प्रश्न देख लेते हैं। IUCN द्वारा जारी मेगा डाइवर्स यानी जैव विविधता में संपन्न देशों की सूची में 5000 स्थानिक पादप प्रजातियों के साथ, यानी ये पहली कंडीशन है मेगा डाइवर्स होने की कि वहां पर पादप की कितनी प्रजातियां? 5000 स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? देश जो है वो समुद्र तट पर बसा होना चाहिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश मेगा डाइवर्स देश नहीं है? दरअसल देखिए, सवाल क्यों फ्रेम किया गया है। यहाँ पर इन देशों में हम ये तो नहीं समझ पाएंगे कि 5000 प्रजातियां किसमें है किसमें नहीं है, लेकिन ये बात को समझना और देखना मानचित्र में बहुत आसान है। अगर हमें थोड़ा भी आइडिया है मानचित्र का कि इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो अपना जो सीमा है किसी ओशियन से, किसी सागर से साझा नहीं करता। तो देख लेते हैं, समुद्र का है उसमें, है ना। तो देखिए, पहला ऑप्शन है हमारे पास कोलंबिया, दूसरा इक्वाडोर, फिर पेरू और बोलीविया। ठीक है, तो कोलंबिया ये देखिए, इक्वाडोर ये भी, पेरू ये भी। कौन नहीं कर रहा है? बोलीविया नहीं कर रहा है। और हम जानते हैं कि बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री है, और लैंडलॉक कंट्री क्या होती हैं ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? बोलीविया। इसके अलावा वेनेजुएला और ब्राजील, ये टोटल 5 देश हैं दक्षिणी अमेरिका के जो क्या हैं? मेगा डाइवर्स हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हुआ इसका? ऑप्शन बी, बोलीविया। ठीक है, IUCN ने जो भी लिस्ट जारी की हुई है मेगा डाइवर्स के लिए, आप उन सब पर नजर बनाए रखिए क्योंकि प्रीवियस ईयर पर में इससे सवाल पूछा गया है UPSC में। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में चीन के विमान वाहक पोत
लियांगनिंग के नेतृत्व में एक नौसैनिक बेड़ा जापान के सुदूर दक्षिणी द्वीप ओकिनावा के निकट से गुजरा, जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका है। सवाल क्या है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, और इधर द्वीप और द्वीप समूह दिए गए हैं और इधर देश दिए गए हैं। ठीक है, पहला दिया है डियागो गार्सिया यूएसए, फॉकलैंड यूके, गुआम फिलीपींस, कोको म्यांमार, और पूछा है कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, अब देखिए हमें एक एक करके इनकी लोकेशन देखनी है और ये देखना है कि किसका एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर है। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया इंडियन ओशियन में है, तो हमें देखने से लगेगा कि हो सकता है ये एशिया के किसी देश का आधिपत्य यहाँ पर हो। ठीक है, सवाल में जो हमें दिया गया है वो यूएस से दिया गया है, लेकिन इस पर आधिपत्य किसका है? यूके का है। और यूनाइटेड किंगडम ने इसे लीज पर किसे दिया हुआ है? यूएसए को। और इसी के पास जो एक देश है मॉरिशस, वो भी दावा करता है कि ये हमारा हिस्सा है। ठीक है, तो मॉरिशस दावा कर रहा है लीज पर, किसके पास है? यूएसए के, लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? यूके का। तो कोई कुछ भी दावा करे और कोई कुछ भी कहे लीज पर है, तो इसका मतलब ये है किसका पार्ट? यूके का। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, फॉकलैंड यूके, फॉकलैंड को देखते हैं। देखिए फॉकलैंड यहाँ पर है, अर्जेंटीना के दक्षिणी सिरे पर। ठीक है, फॉकलैंड पर अर्जेंटीना क्लेम करता है कि ये मेरा भाग है, लेकिन यहाँ अगेन यूके का ही एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हम इसे यूके का ही हिस्सा मानेंगे। ठीक है, क्लेम से कुछ नहीं हो रहा है, तो फॉकलैंड बिल्कुल सही है, यूके। गुआम देखते हैं, गुआम में दिया गया है फिलीपींस। अब इनकी लोकेशन इस तरह की है कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है। अगर हमें गुआम की लोकेशन पता है तो शायद हमें कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि ये फिलीपींस के किस तरफ? पूर्व की तरफ स्थित है, लेकिन गुआम में एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए का है, यानी ये हिस्सा किसका है? यूएसए का है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाता है? ये भी हो जाता है गलत। और अंतिम है कोको। कोको कहाँ है? म्यांमार। देखिए अंडमान निकोबार के ऊपर की तरफ यहाँ कोको आइलैंड है, जो बिल्कुल सही है, म्यांमार का हिस्सा है। ये चर्चा में क्यों है? दरअसल अंडमान निकोबार का ही ये भाग था कोको, और ये भारत के ही क्षेत्र में आता था। कोको को म्यांमार के साथ मैत्री संबंध अच्छे बनाने के लिए भारत ने एज अ गिफ्ट दे दिया था। किसको दिया था? म्यांमार को। लेकिन अभी ये चर्चा में क्यों है कि म्यांमार क्या कर रहा है कि चाइना का इस क्षेत्र पर हस्तक्षेप बढ़ रहा है और म्यांमार ऐसा होने दे रहा है, और चर्चा हो रही है इसके लीज पर देने की चाइना को। अगर चाइना का हस्तक्षेप इस जगह पर ज्यादा बढ़ेगा तो सामरिक महत्व से ये हमारे लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, और हमें बुरा भी लग रहा है। हमारे दिए हुए गिफ्ट से ही अगर हमें नुकसान हो जाएगा तो बुरा लगेगा ना। तो कोको इसलिए चर्चा में है, लेकिन अभी म्यांमार पर ही, म्यांमार का ही हिस्सा है ये, तो ये बिल्कुल सही है। पूछा है सुमेलित कौन कौन से हैं, तो 2 और 4 सुमेलित हैं, और ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक, अगला सवाल। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूरोप के जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों की यात्रा की। उनकी यह विदेशी यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब यूरोप रूस यूक्रेन युद्ध का साक्षी बना हुआ है। तो सवाल क्या है? सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर बाल्टिक सागर या उससे संबंधित खाड़ी के तट पर बसे हुए नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है। और ऑप्शन क्या क्या है? हेलसिंकी, एम्स्टर्डम, रीगा और ओस्लो। ठीक है, ये सारे ही राजधानी है। ठीक है, किस किस की? हेलसिंकी फिनलैंड की है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की, रीगा लातविया की है, और ओस्लो नॉर्वे की है। ठीक है, अभी देख भी लेते हैं। पूछा गया है कि सही कूट का चुनाव करें कि इसमें से कौन सा बाल्टिक सागर से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं, हेलसिंकी कहाँ है? यहाँ। ठीक है, अभी बाल्टिक सागर को देख लेते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र बाल्टिक सागर का ही है, जिसमें गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा यहाँ पर है, ये भी गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ बोथनिया, ये सभी आएंगी। ठीक है, अब पहला है हेलसिंकी, तो हेलसिंकी गल्फ ऑफ फिनलैंड से लगा हुआ है, टच करता है इसको अच्छे से, तो ये बाल्टिक सागर से संबंधित है। दूसरा है रीगा, जो लातविया की राजधानी है, रीगा गल्फ ऑफ रीगा से टच करता है, जो बाल्टिक सागर का ही हिस्सा है। फिर है एम्स्टर्डम यहाँ, तो एम्स्टर्डम और बाल्टिक सागर का कोई लेना देना नहीं है।
फिर है ओस्लो जो नॉर्वे की राजधानी है, तो उसका भी बाल्टिक सागर से कोई लेना देना नहीं है। तो एम्स्टर्डम और ओस्लो, ठीक है, एम्स्टर्डम और ओस्लो, 2 और 4 बाल्टिक सागर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, हाल ही में अमेरिकी प्राधिकारियों ने हैती के पूर्व सीनेटर जॉन जोएल जोसेफ को वहां के पूर्व राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोपी बनाया है। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। किस किस को करना है? मॉन्ट्रियल, लीमा, मियामी और रियो डी जेनेरियो, ठीक है। अब देखते हैं, सही कूट का चुनाव करना है, पहले इनकी लोकेशंस देख लेते हैं। देखिए, मॉन्ट्रियल यहाँ है नॉर्थ अमेरिका में, और मियामी यहाँ है जो फ्लोरिडा के दक्षिणी तट पर स्थित है, ठीक है। कौन कौन बचा? लीमा और रियो डी जेनेरियो। तो लीमा कहाँ है? लीमा है यहाँ, ये है पेरू की राजधानी, ठीक है। और रियो डी जेनेरियो है ब्राजील का एक शहर, जहां पर बहुत सारे क्या है, हमें याद है, सम्मेलन भी हुए हैं, ठीक है। तो अब इनको हमें कैसे लगाना है? उत्तर से दक्षिण में। तो हमें समझ में आ रहा है कि उत्तरी अमेरिका तो ऊपर की तरफ है, दक्षिणी नीचे, तो मॉन्ट्रियल और मियामी कहाँ आएंगे? ऊपर की तरफ, यानी 1, फिर 3, फिर कौन आएगा? लीमा, और फिर आएगा रियो डी जेनेरियो। तो 1 3 2 4, ठीक है, 1 3 2 4, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। कहाँ लगाना था? उत्तर से दक्षिण की तरफ। अगला सवाल, हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में कंजर्वेटिव दल के यून सुक योल ने शपथ ग्रहण किया, जिसके बाद संभावना है कि उत्तर कोरिया पर कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे। और सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रशांत महासागर से नहीं है, ठीक है। अब कौन कौन से क्षेत्र दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। पलाउ, मार्शल द्वीप समूह, सेशल्स और गैलापागोस, ये द्वीप समूह है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पलाउ। पलाउ कहाँ है? फिलीपींस के पूर्व में है। और मार्शल लैंड का आइलैंड कहाँ है? मार्शल आइलैंड है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में, ये दोनों ही पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है। ये फिलीपींस के पूर्व में है और ये पूर्व में ही है, लेकिन बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, ठीक है। अगला है सेशल्स। सेशल्स को देखते हैं। तो सेशल्स पैसिफिक ओशियन का क्या नहीं है? हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हिंद महासागर में स्थित है, मेडागास्कर के ऊपर की तरफ यहाँ सेशल्स है। तो ये किसका हिस्सा नहीं है? ये पैसिफिक का नहीं है हिस्सा। तो एक ऑप्शन तो हमें मिल गया जो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर का हिस्सा नहीं है। अगला दिया है गैलापागोस। गैलापागोस कहाँ है? ये दक्षिणी अमेरिका का जो इक्वाडोर है, और इक्वाडोर का ही हिस्सा है गैलापागोस। और गैलापागोस इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि चार्ल्स डार्विन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ये इसी जगह पर किए थे, गैलापागोस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। तो बाकी तीनों प्रशांत महासागर का हिस्सा है, पलाउ भी, मार्शल भी और गैलापागोस भी। सेशल इंडियन ओशियन का हिस्सा है, तो सेशल्स इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाल ही में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि वेस्ट बैंक क्षेत्र में इजरायली गोलीबारी के दौरान अल जजीरा की महिला पत्रकार शिरीन अबू अकलेह की गोली लगने से मौत हो गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो स्टेटमेंट है वह क्या है? इजराइल एशिया का एकमात्र देश है जो किसी अफ्रीकी देश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। अब देखिए, ये स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कैसे कंट्रोवर्शियल है अभी देख लेते हैं हम। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। एशियाई मुख्य भूमि के केवल 3 देश ही भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित हैं। कौन सा कथन सही है पूछा है, तो पहले कथन को देखते हैं। सबसे पहले पहला कथन देखते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि इजराइल एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो किसी अफ्रीकी देश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। कहाँ है इजराइल? देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये इजराइल है, और इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है, कह रहा है, जो अफ्रीका से क्या कर रहा है? सीमा साझा। ये बात तब तक ठीक है जब तक मैं फिलिस्तीन को इजराइल का हिस्सा मान रही हूँ, ठीक है। मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर क्या है? फिलिस्तीन, गाजा पट्टी। तो गाजा पट्टी और फिलिस्तीन भी तो सीमा किससे साझा कर रहा है? अफ्रीका से। क्योंकि भारत सरकार का स्टैंड है कि वह फिलिस्तीन को एक
अन्य देश के रूप में स्वीकार करती है, वह इजराइल का हिस्सा इसको नहीं मानती। तो फिलिस्तीन को अगर भारत सरकार हिस्सा नहीं मान रही है तो उसी के अनुसार हमें इस स्टेटमेंट को समझना होगा। और इजराइल अकेला ऐसा देश नहीं होगा जो अफ्रीका के साथ सीमा साझा करेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि फिलिस्तीन को भारत एक दूसरे देश के रूप में स्वीकार करता है। हाँ, कुछ देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन को इजराइल का ही भाग मानते हैं, तो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इजराइल, फिलिस्तीन प्लस इजराइल ही पूरा मिलकर क्या बना, इजराइल। उस लिहाज से स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारा स्टैंड किसके साथ है, भारत सरकार के साथ है, तो उस लिहाज से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, एशियाई मुख्य भूमि के केवल 3 देश ही भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप, इस स्टेटमेंट को चाहे तो इस तरह समझ लीजिए, चाहे इस नजरिए से भी इस स्टेटमेंट को देखिए कि भूमध्य सागर से कौन कौन से एशियाई देश हैं जो अपनी तट रेखा साझा करते हैं। तो कौन कौन करता है, तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल और अगेन फिलिस्तीन। तो कितने देश हो गए टोटल, 5। और सवाल ये है मेडिटेरियन सी, और सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में कहा गया है 3 देश। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या है, सही कथन पूछा है तो ना तो 1 सही है और ना ही 2, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाल ही में पश्चिमी दुनिया के देशों ने दावा किया कि रूस ने एक बड़े साइबर हमले के माध्यम से यूक्रेन के साथ साथ मध्य यूरोप में उपग्रह आधारित इंटरनेट सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया है। तो सवाल क्या है कि एक व्यक्ति यूक्रेन की राजधानी कीव से कहां जा रहा है, पेरिस जा रहा है स्थल मार्ग से। ठीक है, उसे न्यूनतम कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो कीव कहाँ है यहाँ, तो ये कहाँ से जा रहे हैं, कीव से, और कहाँ जा रहे हैं, पेरिस। अब इसको कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करना पड़ेगा, तो ये कीव से कहाँ जाएंगे, पोलैंड, 1 अंतरराष्ट्रीय सीमा। पोलैंड से कहाँ जाएंगे, जर्मनी, 2 अंतरराष्ट्रीय सीमा। और जर्मनी से कहाँ जाएंगे, फ्रांस, पेरिस जाने के लिए फ्रांस जाना होगा, 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो टोटल कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर रहा है, 3। सवाल में ध्यान रखना है कि पूछा है सीमाएं, देश नहीं पूछा है कितने देश पार कर रहा है, पूछ रहा है कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करना पड़ेगा। तो उत्तर क्या है, ऑप्शन डी, 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करना पड़ेगा। अगला सवाल, हाल ही में श्रीलंका में आर्थिक संकटों से उत्पन्न असंतोष के कारण हो रहे व्यापक प्रदर्शनों एवं आगजनी के बाद देशव्यापी कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। तो हमें निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ जलराशि दी गई है और उनके तटीय देश दिए गए हैं। पहली जलराशि दी गई है लक्काद्वीप सागर और तटीय देश दिया गया है श्रीलंका। फिर दिया है बिस्के की खाड़ी स्पेन, इंग्लिश चैनल फ्रांस और मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर। एक एक करके देखते हैं। पहले लक्काद्वीप देखते हैं कहाँ है, तो लक्काद्वीप यहाँ है। ठीक है, अब लक्काद्वीप श्रीलंका दिया है बिल्कुल। इसके अलावा और किस किस से तटीय सीमा लगी हुई है लक्काद्वीप की, मालदीव से और भारत से, लक्षद्वीप से, है ना। तो देश में भारत, मालदीव और श्रीलंका। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। बिस्के की खाड़ी स्पेन दिया है, देखते हैं बिस्के की खाड़ी कहाँ है। तो बिस्के की खाड़ी ये है। अब देखिए ऐसे ना मोटे तौर पे हमें याद रहता है कि बिस्के की खाड़ी का संबंध फ्रांस से है, क्योंकि फ्रांस की बहुत सारी नदियां कहाँ गिरती हैं, जाके बे ऑफ बिस्के में। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि फ्रांस के इस तरफ कौन स्थित है, स्पेन, और स्पेन की एक बहुत बड़ी सीमा किससे लगती है, बिस्के की खाड़ी से लगती है। तो सेकंड भी क्या हो गया, सही हो गया। इंग्लिश चैनल फ्रांस, ये भी देखते हैं। इंग्लिश चैनल है यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश चैनल सुनते ही हमें ये तो समझ में आ जाता है कि ये यूनाइटेड किंगडम से लगा हुआ होगा, लेकिन जो भी चैनल होता है वो 2 जो भूभाग होते हैं उनको अलग करने का काम करता है। तो इंग्लिश चैनल यूके को किससे अलग करता है, फ्रांस से। तो क्या ऑप्शन में दिया है, फ्रांस का ये वाला हिस्सा, उत्तरी हिस्सा इंग्लिश चैनल से सीमा साझा करता है, बिल्कुल सही है। फिर है मोजाम्बिक चैनल,
मोजाम्बिक चैनल का नाम सुनते ही हमें समझ में आता है कि मोजाम्बिक के आसपास होगा, बिल्कुल है, लेकिन ये मोजाम्बिक को किससे अलग करता है? मेडागास्कर। तो मेडागास्कर का ये पूरा क्षेत्र किससे टच हो रहा है? मोजाम्बिक चैनल से टच हो रहा है। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब अगली सवाल पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल द्वारा पूजा में भाग लेने से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI द्वारा संरक्षित मार्तंड सूर्य मंदिर चर्चा में आया है। ठीक है, सवाल क्या है कि यूनेस्को के निम्नलिखित विश्व विरासत स्थलों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, और वो स्थल क्या क्या दिए गए हैं? एलिफेंटा की गुफाएं, खजुराहो के स्मारक समूह, महाबोधि मंदिर परिषद, भीमबेटका की प्रस्तर गुफाएं और धोलावीरा। ठीक है, और पश्चिम से किस तरफ लगाना है? पूर्व, यानी इस तरफ से इस तरफ। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल है वो टोटल 40 हो गए हैं। ये नया डेटा है। विश्व विरासत स्थल में 2 नए स्थलों को भारत से शामिल किया गया है, और वो 2 स्थल कौन कौन से हैं? धोलावीरा और दूसरा स्थल है काकतिया रुद्रेश्वरा रामप्पा मंदिर। ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं कि हमें वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ इनको क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? धोलावीरा, उसके बाद एलिफेंटा, फिर भीमबेटका, फिर खजुराहो और फिर बोधगया। ठीक है, तो इनको लगा देते हैं। सबसे पहले क्या है? धोलावीरा 5। ठीक, उसके बाद क्या है? धोलावीरा के बाद एलिफेंटा। ठीक है, एलिफेंटा यानी फर्स्ट। तो 5 और 1 किस में आ रहा है? सी और डी ऑप्शन में। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा भीमबेटका और फिर खजुराहो। तो भीमबेटका 4, फिर खजुराहो 2 और अंत में महाबोधि मंदिर परिषद यानी 3। 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं अगले सवाल का। हाल ही में हरियाणा के राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान एक कब्र मिली है। ठीक है, जिसके DNA विश्लेषण से हड़प्पा कालीन लोगों से जुड़ी नई जानकारियां मिलने की उम्मीद है। ये न्यूज है। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई नगर सिंधु नदी बेसिन में नहीं है? ठीक है, पूछा गया है आलमगीरपुर, मांडा, दैमाबाद या कोटदीजी। ठीक है, तो आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में, गंगा यमुना दोआब में स्थित है। मांडा कहाँ है? जम्मू में। ठीक है, दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। और कोटदीजी कहाँ है? पाकिस्तान। एक बार इनकी लोकेशन देख लेते हैं और फिर समझ में आ जाएगा कि सिंधु नदी बेसिन में कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। हालांकि इतने से भी एक आइडिया आराम से मिल रहा है हमें, फिर भी देख लेते हैं। तो कोटदीजी पाकिस्तान में है, ये लोकेशन है, बिल्कुल इंडस के आसपास है, उसी के बेसिन में है। दूसरा है मांडा, जम्मू में, बिल्कुल इसकी भी लोकेशन सिंधु नदी बेसिन में है। और क्या था? आलमगीरपुर यूपी में। ठीक है, और दैमाबाद कोई मतलब ही नहीं है, सिंधु नदी का दैमाबाद से क्या संबंध हो सकता है। इसी तरह आलमगीरपुर यूपी में सिंधु नदी क्या कर रही है। ठीक है, तो जो नहीं है वो कौन कौन नहीं है? आलमगीरपुर नहीं है और दैमाबाद नहीं है। 1 और 3 नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता की। अब सवाल क्या है? बंदरगाह का जिक्र हुआ है। एक व्यक्ति गुजरात के कांडला बंदरगाह से पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह तक की यात्रा एक जलयान से भारत के तट के साथ करना चाहता है। वह निम्नलिखित बंदरगाहों को किस क्रम में देखेगा? सिंपल सी बात है, हमें बंदरगाह की लोकेशन पता होनी चाहिए, हमें समझ आनी चाहिए कि बंदरगाहों की लोकेशन क्या है। रत्नागिरी, मछलीपट्टनम, नागपट्टिनम और कृष्णापट्टनम। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार लोकेशन। तो कहां से शुरुआत है? कांडला,
यहाँ से, ठीक है। और कहाँ जाना है, उसको जाना है हल्दिया, वेस्ट बंगाल। यहाँ से शुरू करेंगे और रास्ते में रत्नागिरी सबसे पहले आएगा, मार्क किया हुआ है रेड कलर की आउटलाइन से। फिर आएगा नागापत्तिनम, कृष्णापट्टनम और मछलीपट्टनम, जिसे हिस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ते हैं, हिस्ट्री में मसूलीपट्टनम के नाम से, ठीक है। तो ये तो हुआ इनका क्रम जो ऑप्शन में दिए गए हैं। ये भारत में जितने इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं उन सभी को यहाँ पर मैप में दिखाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, आपको क्रम सबका पता होना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सामने रखिए और दोहराते रहिए कि कौन कौन से बंदरगाह हैं और किस क्रम में हैं, ठीक है। तो अभी हम इनका क्रम लगा लेते हैं। तो सबसे पहले रत्नागिरी, फिर नागपट्टिनम, फिर कृष्णा और फिर मछलीपट्टनम। 1342 1342 ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही उत्तर है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात असानी आंध्र प्रदेश के तट से टकराया, ठीक है। अब सवाल क्या है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः निम्न अक्षांशों की ओर गमन नहीं करते। ये एक इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है कि निम्न अक्षांश की तरफ कभी भी चक्रवात जो है वो निम्न अक्षांश की तरफ, जब बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होगा तो निम्न अक्षांश की तरफ नहीं गमन करेगा। ऐसे में यदि कोई ऐसा ही चक्रवात विशाखापत्तनम के निकट तट से टकराता है तो इसके द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान को प्रभावित करने की संभावना न्यूनतम होगी, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, उसने पहले स्टेटमेंट में कहा है कि निम्न अक्षांश की तरफ गमन नहीं करते, तो अगर यहाँ पर चक्रवात है तो वो किधर नहीं आएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो हमें बस ये देखना है कि विशाखापत्तनम अगर यहाँ है तो इनमें से कौन सी लोकेशन है जो विशाखापत्तनम के नीचे की तरफ नहीं है। ऑप्शन क्या है, पुरी, नेल्लोर, खुलना और कटक। तो मेनली हमें इनकी लोकेशन देखनी है। तो देखिए चक्रवात यहाँ कह रहा है वो, और कहाँ टकराया, चक्रवात टकरा रहा है यहाँ, ठीक है। पुरी की लोकेशन कहाँ है, ये, ठीक है। खुलना कहाँ पर है, यहाँ, ये कहाँ है, बांग्लादेश में। खुलना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलकत्ता से खुलना के लिए एक रेल चलती है, मैत्री रेल, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, नेल्लोर, नेल्लोर यहाँ है, ठीक है। तो नेल्लोर तो नहीं जाएगा। और एक और लोकेशन जो हमें देखनी है, कटक, तो कटक कहाँ है, कटक है यहाँ, ठीक है। तो निम्न अक्षांश की तरफ तो गमन नहीं करेगा, कहाँ कहाँ करेगा, ऊपर की तरफ, पुरी, कटक, खुलना, ठीक है। और कहाँ संभावना सबसे कम है, नेल्लोर में सबसे कम है। तो इसका उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन बी, नेल्लोर। हाल ही में असम पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड से सम्मानित होने वाली पूर्वोत्तर की दूसरी जबकि देश की 10वीं पुलिस बल बनी है, ठीक है। एक व्यक्ति त्वांग से तिरुपति की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहता है, उसे न्यूनतम कितने अन्य राज्यों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं। इस सवाल में जो बहुत ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि कितने अन्य राज्यों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। क्यों जरूरी है ये बात अभी हम देख लें पहले, उसके बाद इस बात को समझेंगे। त्वांग से चल रहा है, ठीक है, त्वांग यहाँ, त्वांग से कहाँ जाएगा, कहाँ जाना है, तिरुपति, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो बॉर्डर है बिल्कुल। अब यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, असम, असम से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से ओडिशा और उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। यही रूट रहेगा। तो कौन कौन से राज्य आ रहे हैं इसमें, असम, ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद ओडिशा और उसके बाद आंध्र प्रदेश, और असम से पहले अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 5। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, पूछा गया है अन्य कितने राज्यों से। तो अन्य पूछा है तो ये 2 राज्य कैंसिल। तो अन्य कितने राज्य हैं जिनसे होकर गुजरना पड़ेगा, जहां पहुंचना है और जहां से चले हैं उनको काउंट नहीं करेंगे। तो अन्य राज्यों में कितने राज्य आएंगे, 3। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं इस सवाल की जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है, सेट ए का 36वां क्वेश्चन है। और सवाल क्या है,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सागर दिए गए हैं और एक तरफ दिए गए हैं सागर से लगे हुए देश। ठीक है, पहला है एड्रियाटिक सागर अल्बानिया, काला सागर क्रोएशिया, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, भूमध्य सागर मोरक्को और लाल सागर सीरिया। तो एक एक करके देखते हैं। एड्रियाटिक सागर कहाँ है? एड्रियाटिक सागर यह है और हमें पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? अल्बानिया। तो देखिए अल्बानिया का ये वाला हिस्सा एड्रियाटिक सागर से अपनी सीमा क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है काला सागर और उसके सामने दिया गया है क्रोएशिया। अब देखिए क्रोएशिया की लोकेशन कहाँ है? यह है। अगर वो हमें एड्रियाटिक सागर देता तो ठीक था ये पूरा भाग, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है? ब्लैक सी। ब्लैक सी कहाँ है? यहाँ पर। कितना डिस्टेंस है, कितना दूर है? तो अगर मैप को हमने कभी ध्यान से देखा होगा 2-4 बार, तब भी हमारे दिमाग में ये बात रह सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत नजदीक का मामला नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्या दिया है? इसे क्रॉस कर देते हैं। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, देख लेते हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर यहाँ है और कजाकिस्तान का ये पूरा हिस्सा टच करता है कैस्पियन सागर को। ठीक है, तो ये सही है। अगला क्या दिया है? भूमध्य सागर मोरक्को। तो भूमध्य सागर कहाँ है? यहाँ। ये भी भूमध्य सागर है और ऑप्शन में दिया गया है मोरक्को। तो बिल्कुल मोरक्को यहाँ है और मोरक्को का ये वाला पार्ट पूरा का पूरा मेडिटेरियन सी से टच करता है, मेडिटेरियन सी को, भूमध्य सागर को। तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। फिर दिया है लाल सागर और सीरिया, इसको भी देख लेते हैं। लाल सागर की लोकेशन कहाँ है? यहाँ, बहुत बार हम देख चुके हैं। और सीरिया कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो लाल सागर और सीरिया का भी कोई लेना देना नहीं है। अगर सीरिया मेडिटेरियन सी के सामने लिखा होता तो सही होता, लेकिन लिखा किसके सामने है? लाल सागर के सामने। तो क्या हुआ? गलत हो गया। तो अब ये सवाल है, थोड़ा टफ भी लग रहा है। इतनी सारी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, लेकिन यूपीएससी जब भी सवाल पूछता है उसमें ट्रिक होती है, अगर हम ध्यान से समझे उस चीज को। ठीक है, अगर हमें क्रोएशिया की लोकेशन इस सवाल में पता होती कि हाँ वो काला सागर को तो टच किसी हाल में नहीं करता है, तो हम आंसर सॉल्व कर सकते थे, सवाल सॉल्व कर सकते थे, आंसर इजीली निकाल सकते थे। क्योंकि ऑप्शन कौन सा सही होगा? सुमेलित पूछा है, कौन सा है? सुमेलित, बाकी सब हैं 2 और 5 को छोड़कर। अगर हमें एक का भी कंफर्म है कि ये गलत है, तो 2 किस में नहीं है? बी में नहीं है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें सही सुमेलित पूछा है ना, तो इसमें 2 दिया ही नहीं है। तो अगर मुझे पता होगा कि क्रोएशिया काला सागर से टच नहीं होता, तो मैं ये आंसर इजीली निकाल सकती हूँ। सिर्फ एक लोकेशन मुझे सही पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, का आभासी मान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। यदि गुरुत्वीय त्वरण का मापन हर बार समुद्र तल पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का आभासी मान सर्वाधिक होगा? ठीक है, हम कह रहे हैं कि विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता जाता है, और हम पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक मान किसका होगा। और ऑप्शन क्या है? नैरोबी, कोपेनहेगन, ब्रिस्बेन और डरबन। तो सवाल में अगर मैं हिंट दूं आपको, और सवाल में जाहिर भी है, बहुत सिंपल पूछा क्या गया है, बस इतना पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश विषुवत रेखा से सर्वाधिक दूरी पर है, उसी का मान सर्वाधिक होगा। तो आप मैप खोलकर इन देश की लोकेशंस को देखिए और समझिए कौन विषुवत रेखा से सबसे दूर है। और बहुत जिस तरीके से पिछली बार आपने जोश दिखाकर कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखे हैं, उसी तरह इस सवाल का भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और एटलस को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए मैप की, जब तक कि हम अगले सेशन में नहीं मिलते। तब तक नमस्कार।